जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग NISM श्री 9 का चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे। इस चैप्टर में मर्चेंट बैंकिंग का रजिस्ट्रेशन, कोड ऑफ कंडक्ट, जनरल ऑब्लिगेशन ऑफ मर्चेंट बैंक का सारा चीज़ बताया जाएगा। ठीक है। इसका लर्निंग ऑब्जेक्टिव है डिफरेंट कैटेगरीज एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर बिकमिंग मर्चेंट बैंकर। मर्चेंट बैंकर जो ऑफर यानी कि इशू मैनेजमेंट में इन्वॉल्व होते हैं वो कैटेगरी 1 में रजिस्टर्ड होना चाहिए सेबी से, जो आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं। जनरल ऑब्लिगेशन एंड कोड ऑफ कंडक्ट फॉर मर्चेंट बैंकर्स, इन्वेस्टर ग्रीवेंस रिड्रेसल एंड स्कोर्स मैकेनिज्म। तो ये चीज़ हम लोग चैप्टर नंबर 3 में आगे पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले एक्टिविटी कवर्ड अंडर मर्चेंट बैंकिंग। तो सेबी मर्चेंट बैंकर्स रेगुलेशंस 1992 में डिफाइन किया गया है कि वो कौन कौन सी एक्टिविटी होगी जो मर्चेंट बैंकर करेगा। ठीक है। तो फर्स्ट है मैनेजिंग पब्लिक इशू ऑफ सिक्योरिटी, अंडर राइटिंग द पब्लिक इशू, मैनेजिंग और एडवाइजिंग ऑन इंटरनेशनल डेब्ट या इक्विटी ऑफरिंग लाइक GDR, ADR, FCCB, FCEB एक्सेट्रा, प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ सिक्योरिटीज, प्राइमरी और सैटेलाइट डीलरशिप ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, corporate advisory services such as mergers, takeovers, buybacks, stock brokings, advisory services for projects, syndication of domestic loan offerings and international financial advisory services। तो ये सारा एक्टिविटी मर्चेंट बैंकर करता है। ठीक है। अब आगे देखते हैं हु कैन बी अ मर्चेंट बैंकर। मर्चेंट बैंकर कौन हो सकता है? तो मर्चेंट बैंकर हु हैज बीन ग्रांटेड सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन टू एक्ट एज प्राइमरी और सैटेलाइट डीलर बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। एक्चुअली यहाँ पे सेबी होना चाहिए, क्योंकि सेबी से रजिस्ट्रेशन लेके मर्चेंट बैंकर का काम कोई कर सकता है। ठीक है। A merchant banker who has been granted certificate of registration under these regulations यानी कि सेबी मर्चेंट बैंकर्स रेगुलेशन 1992 में, तो मे इंश्योर मेकिंग इन अकॉर्डेंस विथ चैप्टर 9 ऑफ सेबी ICDR रेगुलेशन 2018 which deals with initial public offers made by small and medium enterprises। मतलब कि मर्चेंट बैंकर दोनों के लिए होता है, एक तो SME कंपनी के लिए भी और मेन बोर्ड पे लिस्टिंग कराने के लिए भी, दोनों के लिए अप्लीकेबल होता है। ठीक है। अब है रजिस्ट्रेशन ऑफ मर्चेंट बैंकर्स। तो डिफिनीशन पहले देख लेते हैं। मर्चेंट बैंकर का डिफिनीशन क्या है, उसके रेगुलेशन में दिया है एनी पर्सन्स who is engaged in the business of issue management either by making arrangement regarding selling, buying or subscribing securities or acting as manager, consultant, advisor or rendering corporate advisory services in relation to issue management। मतलब कि मर्चेंट बैंकर का काम मेन होता है एक तो इशू मैनेजमेंट कराना, और दूसरा होता है कि एडवाइजिंग एज अ मैनेजर, एडवाइजर, कंसल्टेंट और कॉर्पोरेट एडवाइजरी सर्विसेज प्रोवाइड कराता है। ठीक है। अब एक कैटेगरी 1 में मर्चेंट बैंकर को रजिस्ट्रेशन के लिए क्या लगता है, तो दिस रेगुलेशन ये बताता है कि फॉर रजिस्ट्रेशन मेड अंडर रेगुलेशन shall be accompanied by non-refundable application fees रुपये 50,000 and can be made only for category 1 merchant banker। ठीक है। तो 50,000 रुपये नॉन रिफंडेबल अप्लीकेशन फीस दे करके आप कैटेगरी 1 के लिए अप्लीकेशन दे सकते हैं। ठीक है। कैटेगरी 1 का मर्चेंट बैंकर क्या क्या करता है, टू कैरी ऑन एनी एक्टिविटी ऑफ इशू मैनेजमेंट विच इंटर आलिया इन कंसिस्ट प्रिपरेशन ऑफ प्रोस्पेक्टस एंड अदर इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू इशू। मतलब कि इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम हो जाता है और लेटर ऑफ ऑफर, ड्राफ्ट लेटर ऑफ ऑफर सारा इंक्लूड हो जाता है। डिटरमाइनिंग financial structure, tie up of financiers and final allotment of and refund of subscriptions। और दूसरा उसका एक्ट है टू एक्ट एज एडवाइजर, कंसल्टेंट, मैनेजर, अंडरराइटर, पोर्टफोलियो मैनेजर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है। ये सारा काम करता है मर्चेंट बैंकर। अब आता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर रजिस्टरिंग एज मर्चेंट बैंकर। तो कौन कौन सा चीज़ है, कौन कौन सा कंडीशन है जो एप्लीकेशन के टाइम पे हम लोग ध्यान रखते हैं। फर्स्ट है applications applicant shall be a body corporate but other than NBFC as defined under 45 IF of RBI Act to act as primary or satellite dealer
एज मे कैरी एक्टिविटी सब्जेक्ट टू कंडीशन डेट इट शैल नॉट एक्सेप्ट और होल्ड पब्लिक डिपॉजिट्स। ठीक है। सेकेंड है कि इट शैल हैव नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक एडिक्वेट ऑफिस स्पेस, इक्विपमेंट्स, मैन पावर एक्सेट्रा। ठीक है। थर्ड है it should have in his employment minimum of two persons who have experience in the conduct of business of merchant banker। थर्ड है, नहीं फोर्थ है, a person directly or indirectly connected with the applicant has not been granted registration by SEBI। ठीक है। पांचवा है, the applicant, his partner, director, principal officer are not involved in any litigation connected with the securities market which has an adverse bearing on the business of applicant। आगे है, applicant, his director, partner or principal officer have not been at any time been convicted for any offense involving in moral turpitude or has been found in guilty of economic offense। देन आता है, द अप्लीकेंट हैज प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ फिनांस, लॉ, बिजनेस मैनेजमेंट। सेकेंड लास्ट है, ग्रांट ऑफ सर्टिफिकेट टू अप्लीकेंट इन द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स। और लास्ट है, द अप्लीकेंट सेटिस्फाई द कैपिटल एडुकेसी रिक्वायरमेंट एंड इज फिट एंड प्रॉपर पर्सन। तो कैपिटल एडुकेसी रिक्वायरमेंट क्या है वो देख लेते हैं। तो रेगुलेशन 7 ऑफ सेबी मर्चेंट बैंकिंग रेगुलेशन में बताया है कि कैपिटल एडुकेसी रिक्वायरमेंट कितना होना चाहिए। तो it shall have a net worth of not less than 5 crore। net worth has means sum of paid up capital and free reserve, मतलब कि नेटवर्थ उनका 5 करोड़ से कम नहीं होना चाहिए। और नेटवर्थ किसको बोलते हैं, तो पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व होता है। ठीक है। अब आता है फिट एंड प्रॉपर पर्सन। तो फिट एंड प्रॉपर पर्सन की क्राइटेरिया में सेबी टेक्स एंड अकाउंट क्राइटेरिया फॉर फिट एंड प्रॉपर पर्सन। तो सेबी ने सेबी इंटरमीडिएटरीज रेगुलेशन 2008 में स्पेसिफाई किया है कि क्राइटेरिया फॉर फिट एंड प्रॉपर पर्सन का, उसके डिफिनीशन दिया है और बताया है कि कोई भी पर्सन जिसके पास इंटीग्रिटी, रिपुटेशन एंड कैरेक्टर हो, अब्सेंस ऑफ कन्विक्शन एंड रिस्ट्रेंट ऑर्डर हो, मतलब कि कोई भी रिस्ट्रेंट ऑर्डर या कन्विक्शन नहीं हो, और उसके पास कॉम्पिटेंस हो इंक्लूडिंग फाइनेंशियल सॉल्वेंसी एंड नेटवर्थ का, और ऑब्सेंस ऑफ कैटेगराइजेशन एज विलफुल डिफॉल्टर, मतलब कि वो विलफुल डिफॉल्टर ना हो, तो ये लोग फिट एंड प्रॉपर पर्सन होते हैं। अब आता है रेगुलेशन 5 ऑफ मर्चेंट बैंकिंग रेगुलेशन बताया है कि इंफॉर्मेशन फर्निश करने का। तो सेबी may require the applicant to furnish further information or clarification regarding matters relevant to activity of merchant banker for the purpose of disposal of application। और सेकेंड है, द applicant or its proper officer shall if so required appear before सेबी for personal representation। मतलब कि एप्लीकेशन लेते समय जो भी सेबी के और डॉक्यूमेंट या इन्फॉर्मेशन लगेंगे तो वो मांगेगा, और जो प्रिंसिपल ऑफिसर या जो भी ऑफिसर होंगे एप्लीकेंट के, तो वो रिप्रेजेंट भी करना पड़ सकता है उनको। ठीक है। अब उनका फीस और रिन्यूअल का टाइमिंग वगैरह देख लेते हैं। तो जब कंपनी एप्लीकेशन देती है, तो एप्लीकेशन के बाद on being intimated the grant of certificate of merchant banker is required to pay requisite fees as mentioned in SEBI merchant bankers regulations within 15 days of receipt of intimation from SEBI। मतलब जब हम लोग एप्लीकेशन देते हैं तो वो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन का इंटीमेशन देता है, तो उसके बाद 15 डेज के अंदर में हमको एक फीस देना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन फीस देना पड़ता है। 50,000 ऊपर जो था वो एप्लीकेशन फीस था। अब यहाँ पे जो बताया जा रहा है ये रजिस्ट्रेशन फीस है, और रजिस्ट्रेशन फीस है 20 लाख एज ए रजिस्ट्रेशन फीस। ठीक है। एक बार रजिस्ट्रेशन फीस इनका लगता है 20 लाख रुपए का। ठीक है। और टू कीप इट्स रजिस्ट्रेशन इन फोर्स शैल पे अ फीस ऑफ 9 लाख रुपीज एवरी 3 ईयर्स फ्रॉम द 6th ईयर। मतलब कि जब फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन होगा तो वो 6 ईयर के लिए मान्य रहेगा। उसके बाद अपने रजिस्ट्रेशन को इन्फोर्स रखने के लिए ये लोग को हर 3 साल पे 9 लाख रुपए सेबी को डिपॉजिट करना पड़ता है एज रजिस्ट्रेशन फीस के लिए। ठीक है। अब आता है कंडीशन फॉर रजिस्ट्रेशन, इसको देखते हैं। तो कौन कौन सा है कंडीशन जो रजिस्ट्रेशन के बाद मर्चेंट बैंकर को फॉलो करना पड़ता है। वेयर मर्चेंट बैंकर प्रपोज टू चेंज इन कंट्रोल
इट शैल ऑब्टेन प्रियर अप्रूवल ऑफ सेबी फॉर कंटिन्यूइंग एक्ट एज आफ्टर द चेंज। ठीक है, मतलब कि कंपनी के अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ का चेंज हो रहा है या कोई डायरेक्टर प्रोमोटर अगर चेंज हो रहा है तो सेबी को इंटीमेशन देना पड़ेगा। मर्चेंट बैंकर सेल पे द फीस फॉर रजिस्ट्रेशन इन द मैनर सो प्रोवाइडेड, मतलब कि फीस तो देना ही पड़ेगा और एडुकेट स्टेप्स लेना पड़ेगा मर्चेंट बैंकर को फॉर रिट्रेसल ऑफ ग्रीवेंस ऑफ इन्वेस्टर्स विद इन 1 month फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ कंप्लेंट एंड कीप सेबी इन्फॉर्म्ड अबाउट द नंबर, नेचर एंड अदर पार्टिकुलर्स ऑफ कंप्लेंट रिसीव। इस सेल मेंटेन कैपिटल एडेक्वेसी रिक्वायरमेंट, मतलब कि जो रजिस्ट्रेशन नहीं नेटवर्थ 5 करोड़ का है ना वो रखना पड़ेगा। ठीक है, इस सेल अबाइड बाय द रेगुलेशंस मेड अंडर सेबी एक्ट। जो चैप्टर नंबर 2 में आप लोग रेगुलेशन से ज़्यादा 29 हैं वो पढ़ेंगे तो बताया जाएगा कि सेबी के रेगुलेशन है उसको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, इट सेल इमीडिएटली इंटीमेट सेबी डिटेल्स ऑफ चेंज दैट हैव टेकन प्लेस इन इंफॉर्मेशन दैट वाज सबमिटेड व्हाइल टेकिंग रजिस्ट्रेशन। ठीक है, अब आता है कोड ऑफ कंडक्ट। तो शेड्यूल 3 ऑफ सेबी मर्चेंट बैंकर्स रेगुलेशंस ये बताया है। ठीक है, इसमें कोड ऑफ कंडक्ट बताया गया है। कोड ऑफ कंडक्ट एम्फेसिस द इम्पोर्टेंस ऑफ इंटीग्रिटी ऑनेस्टी एंड इथिकल बिहेवियर एक्सेप्ट एक्सपेक्टेड फ्रॉम मर्चेंट बैंकर्स। मर्चेंट बैंकर से क्या इंटीग्रिटी ऑनेस्टी और इथिकल बिहेवियर एक्सपेक्ट किया जाता है वो सारा बताया गया है इसमें। तो ये आप लोग रीड कर लीजिएगा, रीडिंग का सारा है। ठीक है, आई थिंक ये 30 पॉइंट के आसपास होंगे, 32 पॉइंट के आसपास। इसके बाद है जनरल ऑब्लिगेशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, देन है कोड ऑफ कंडक्ट। ये भी सारा रीड करने का ही है, इसमें कुछ है नहीं। अब है मर्चेंट बैंकर नॉट टू एसोसिएट विथ एनी बिजनेस अदर देन that of securities market. No merchant banker other than bank or financial institutions who has been granted a certificate of registration under these regulations shall carry any business other than that in securities market। मतलब कि मर्चेंट बैंकर को अगर जो रजिस्ट्रेशन दिया गया है मर्चेंट बैंकर का काम करने के लिए और वो घुस जाता है किसी चीज़ का मैन्युफैक्चरिंग करने तो वो अलाउड नहीं है। ठीक है, देन है बिजनेस ऑफ, देन है मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स। So the solvency and the financial stability of merchant banker is the primary importance of merchant banking business. Keeping this in mind, SEBI has prescribed following rules for and regulations 14 for the SEBI merchant banking regulation। तो रेगुलेशन 14 का 1 क्या बताता है? एवरी मर्चेंट बैंकर shall keep and maintain following books of account records and documents। नेमली क्या क्या है? Copy of balance sheet as at the end of account each accounting period, copy of profit and loss account for that period, and a copy of auditor's report of the accounts for that period, statement of financial position and record and documents pertaining to due diligence exercise in pre-issue and post-issue activity of issue management, and in case of takeover, buyback and delisting of security। ठीक है, तो ये 5 डॉक्यूमेंट है, ये मेंटेन करना पड़ता है मर्चेंट बैंकर को। Then every merchant banker shall intimate SEBI the place where books of accounts and records and documents are maintained. Or every merchant banker shall, after the end of each accounting period, furnish SEBI copy of balance sheet, profit and loss account, and such other documents for any other proceedings 5 years। ठीक है, 5 accounting years when required। और the above document need to be maintained for a period of 5 years। Submission of half-yearly results. In order to properly monitor capital adequacy and the financial health of merchant banker, Regulation 15 has mandated every merchant banker to submit unaudited half-yearly results when required by SEBI। नॉर्मली मर्चेंट बैंकर को हाफ ईयरली अपना रिटर्न फाइल करना होता है कि उनके पास कैपिटल एडवोकेसी क्या है, उनके पास कितने एम्प्लॉय हैं, ये सारा चीज़, और वो कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं वो ईच हाफ ईयर पे फाइलिंग किया जाता है। ठीक है, अब रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लीड मैनेजर। मर्चेंट बैंकर का काम होता है एज ए लीड मैनेजर रिस्पॉन्सिबल होना। ठीक है, इशू मैनेजमेंट में हेल्प करता है तो एज ए लीड मैनेजर ही हेल्प करता है। अगर आप लोग सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन पढ़ेंगे
तो उसमें लीड मैनेजर का प्रोविज़न बताया गया है और लीड मैनेजर मर्चेंट बैंकर ही होता है, जो पूरा इश्यू को मैनेज करता है, ठीक है? तो यहाँ पे बताया गया कि नो लीड मैनेजर्स आर एग्री टू मैनेज आर बी एसोसिएटेड विथ एनी इशू अनलेस हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज रिलेटिंग टू इशू मेनलिंग दोज ऑफ डिस्क्लोज्ड allotment and the refund are clearly defined, allocated and determined, and a statement is specifying such responsibility is furnished to SEBI at least 1 month before the opening of issue for subscription, provided that where there is more than one lead manager to the issue, the responsibility of each such lead managers shall clearly be determined, demarcated, and statement specifying the responsibility shall be furnished to SEBI at least 1 month before the opening of issue for subscription. ठीक है? Then lead merchant banker not to associated with any merchant banker which is not holding SEBI registration. ठीक है? तो ये तो सिंपल चीज़ है, ये रीड कर लीजिएगा आप लोग। और कौन-कौन से किसको-किसको इंटरेस्टेड मानेंगे, एसोसिएटेड मानेंगे, उसका यहाँ पे टर्म 3 बताया गया है, ये देख लीजिएगा। फिर है अंडरराइटिंग एप्लीकेशन, तो मर्चेंट बैंकर को मिनिमम 5% या 25 लाख का विच एवर इज लेसर का ऑब्लिगेशन होता है एज पर रेगुलेशन 22 ऑफ सेबी मर्चेंट बैंकिंग रेगुलेशन पे, ठीक है? कि वो अंडरराइटिंग खुद ही करेगा, ना तो अंडरराइटर से कराएगा, ये मिनिमम क्राइटेरिया उनका, ठीक है? Further, in case issue in any issue made in accordance with SEBI ICDR Regulation 2018, IPO by small and medium enterprises, the merchant banker shall itself or jointly with other merchant bankers associated with the issue underwrite at least 15% of the issue size on their own account. मतलब कि मेन बोर्ड में मिनिमम 5% या 25 लाख विच एवर लेस का है, लेकिन अगर एसएमई में है तो मिनिमम 15% का वो लेना ही पड़ेगा उसको, मतलब अंडरराइटिंग कराना ही पड़ेगा इन हाउस, ठीक है? अब है एक्विजिशन ऑफ शेयर्स आर प्रोहिबिटेड, मतलब नो मर्चेंट बैंकर्स or any its director, partner or manager or principal officers are either on their own respective account or through their associate or relative enter into any transaction in the securities of body corporate on the basis of unpublished price sensitive information obtained by them during the course of any professional असाइनमेंट आइदर फ्रॉम द क्लाइंट्स आर अदरवाइज, ठीक है? तो मतलब कि किसी भी एक्विजिशन में वो प्रोहिबिटेड है, वो नहीं कर सकते हैं, जिसमें वो लोग का असाइनमेंट मिला है उसमें नहीं कर सकते हैं, ठीक है? अब इंफॉर्मेशन टू सेबी, सेबी को जब भी इवेंट आएगा तो विद इन 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इंटरिंग इनटू एनी सच ट्रांजेक्शन, तो वो सेबी को इंटीमेट कर देंगे। डिस्क्लोजर है, तो सेबी को क्या-क्या डिस्क्लोज करना पड़ेगा? तो रेगुलेशन 28 बताता है कि मर्चेंट बैंकर शैल डिस्क्लोज टू सेबी एंड व्हेन रिक्वायर्ड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, हिज रिस्पांसिबिलिटी विथ रिगार्ड टू मैनेजमेंट ऑफ इशू, एनी चेंज इन इन्फॉर्मेशन आर पर्टिकुलर प्रीवियसली फर्निश्ड, मतलब कि पहले जो इन्फॉर्मेशन फर्निश किया गया था उसमें कोई चेंज है तो वो बताएगा। नेम ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट हुज इशू है he has managed are been associated with, the particulars relating to breach of capital adequacy requirement, relating to his activity as manager, underwriter, consultant, advisor to issue, अगर ये सब काम करे तो वो बताएगा, ठीक है? तो ये सारा चीज़ सेबी को डिस्क्लोज करना होता है। मर्चेंट बैंकर को एक क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी एज कंप्लायंस ऑफिसर के रूप में अपॉइंट करना पड़ता है। ये रेगुलेशन 28 ए बताता है कि एवरी मर्चेंट बैंकर शैल अपॉइंट अ कंप्लायंस ऑफिसर हु शैल बी रिस्पांसिबल फॉर मॉनिटरिंग द कंप्लायंसेस ऑफ द एक्ट, रूल्स, रेगुलेशन, notifications, guidelines, instructions, etc., etc., issued by SEBI or central government for redressal of investor grievances. Or compliance officer shall immediately and independently report to SEBI any non-compliance observed by him and ensure that observations made or deficiencies pointed out by SEBI on in the draft prospectus or letter of offer as में डू नॉट कर, ठीक है? मतलब कि कोई भी ऑब्जर्वेशंस नहीं आए और कोई भी नॉन कंप्लायंस ना हो, इसका ध्यान रखें, ठीक है? लास्ट टॉपिक है
रिड्रेसल ऑफ इन्वेस्टर ग्रीवेंसेस एंड स्कोर्स मैकेनिज्म, ठीक है। तो सेबी का सर्कुलर नंबर ये है CIRYAE 2/2011, डेटेड 3 जून 2011 को। सर्कुलर बताया कि इट प्रोवाइड्स फॉर सिस्टम ऑफ प्रोसेसिंग फॉर इन्वेस्टर कंप्लेंट्स अगेंस्ट लिस्टेड कंपनीज कॉल्ड सेबी कंप्लेंट रिड्रेस सिस्टम, जिसको स्कॉर्स भी शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। दिस इज सेंट्रलाइज्ड वेब बेस्ड कंप्लेंट्स रिड्रेस सिस्टम। इसका साइलेंट फीचर क्या है? ये सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस फॉर ऑल कंप्लेंट्स का होता है। ऑनलाइन मूवमेंट ऑफ कंप्लेंट्स टू द कंसर्न्ड लिस्टेड कंपनी, और ऑनलाइन upload of action taken reports by the concerned intermediaries या companies, and online viewing by investors of action taken on the complaints and its current status, ठीक है, वो सारा बताता है। यहाँ पे बताता है कि वो कौन कौन से मैटर्स हैं जिसको सेबी जिस कंप्लेंट को स्कोर्स के अंदर में कंप्लेंट नहीं माना जाता है। तो कंप्लेंट्स डेट आर इनकम्प्लीट आर नॉट स्पेसिफिक, मतलब कि इनकम्प्लीट हो या स्पेसिफिक नहीं हो तो कंप्लेंट नहीं माना जाएगा। एलिगेशन विदाउट सपोर्टिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ऑफरिंग सजेशंस फॉर सीकिंग गाइडेंस और एक्सप्लेनेशंस, तो ये कोई कंप्लेंट नहीं है। सीकिंग एक्सप्लेनेशन फॉर नॉन ट्रेडिंग ऑफ शेयर्स और इलिक्विडिटी ऑफ शेयर्स, तो ये एक्सप्लेनेशन सीकिंग किया जा रहा है, ना कि कोई कंप्लेंट है। नॉट स्पेसिफाइड विथ ट्रेडिंग प्राइस और नॉट सेटिस्फाइड विथ ट्रेडिंग प्राइस ऑफ शेयर्स ऑफ द कंपनी, कोई कंपनी के शेयर प्राइस से सेटिस्फाई नहीं है तो एक पर्टिकुलर कंपनी के ऊपर या किसी एक शेयर होल्डर के ऊपर ये थोड़े डिसाइड होता है, ये तो कंपनी के शेयर्स के डिमांड और सप्लाई के ऊपर डिसाइड होता है, ठीक है। नॉन लिस्टिंग ऑफ शेयर्स ऑफ प्राइवेट ऑफर और डिस्प्यूट अराइजिंग आउट ऑफ प्राइवेट एग्रीमेंट विथ कंपनीज आर इंटरमीडियरी। इसके अलावा नीचे तीन चीज भी, ये कंप्लेंट भी स्कॉट्स के द्वारा डील नहीं किए जाते हैं। फर्स्ट है कंप्लेंट्स अगेंस्ट लिस्ट अनलिस्टेड, डिलिस्टेड, वाउंड अप, लिक्विडेटेड आर्थिक कंपनीज। अगर ये डिलिस्ट हो चुकी है, अनलिस्टेड कंपनी है, वाउंड अप हो चुकी है, लिक्विडेट हो चुकी है या सिक कंपनी है, उसके अगेंस्ट में कोई क्या कंप्लेंट करेगा? उसके अगेंस्ट में आपको कोर्ट में जाना पड़ेगा। कंप्लेंट्स डेट आर सब जुडाइस, मतलब कि वो या तो अंडर कंसिडरेशन बाय कोर्ट हो या क्वासी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में चालू हो, तो उसके द्वारा कम स्कोर्स पे कंप्लेंट नहीं हो पाएगा। और लास्ट है कंप्लेंट्स फॉलिंग अंडर प्रीव्यू ऑफ, लास्ट है कंप्लेंट्स फॉलिंग अंडर द परव्यू ऑफ अंडर रेगुलेटरी बॉडीज लाइक आरबीआई, आईआरडीए, पीएफआरडीए, सीसीआई, मतलब इसके अंडर अंडर में कोई केस पड़ा है तो वो भी स्कोर्स के द्वारा आप नहीं सही हो, मतलब कंप्लेंट्स रजिस्टर नहीं हो पाएंगे, ठीक है। नीचे कुछ क्वेश्चंस है उसको देख लेते हैं। अ मर्चेंट बैंकर अप्लीकेंट शुड हैव हाउ मेनी पीपल इन हिज एम्प्लॉयमेंट, तो मिनिमम 2 पीपल तो होना ही चाहिए जो देन फीस पेबल बाय मर्चेंट बैंकर on grant of registration, grant of certificate of registration should be by demand draft in favor of एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंकर ऑफ इंडिया। नहीं यार, ये सेबी को दिया जाता है ना कि एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंकर ऑफ इंडिया, तो ये गलत है चीज़ है, ठीक है। देन है एवरी मर्चेंट बैंकर शैल सबमिट सेबी कंप्लीट पर्टिकुलर्स ऑफ एनी ट्रांजेक्शन फॉर एक्विजिशन ऑफ सिक्योरिटीज, तो कितने दिन में? विद इन 15 डेज में उसको फाइलिंग करना पड़ता है। 30 डेज या 21 डेज या 45 डेज का तो कहीं पे पूरे बुक में कहीं पे पढ़ने को ही नहीं मिला, ठीक है। लास्ट है स्कोर सिस्टम ऑफ सेबी डज नॉट डील विद द कंप्लेंट्स विच फॉल अंडर द परव्यू अंडर रेगुलेटरी बॉडीज लाइक आईआरडीए, पीएफआरडीए, तो ये भी सही बात है, क्योंकि अगर जो किसी मिनिस्ट्री के अंदर में फॉल करेगा तो वो सेबी को में डील नहीं करेगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, बाय।